बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, दुनिया भर और बिलखुसूस तुर्की में लाखों मुसलमानों ने 2023 से बेइंतहा उम्मीदें बांध ली हैं। पहली जंग अजीम के बाद 1923 में मगरबी ताकतों ने सल्तनत उस्मानिया के हिस्से बखरे कर दिए थे। मुसलमानों के लिए उस सानहे को 2023 में 100 साल पूरे हो जाएंगे। कई बरसों से तुर्की और अब हालिया कुछ अरसे से पाकिस्तान में भी ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि अगले 5 वर्ष में तुर्की और मगरिब के दरमियान तय पाने वाले बाज मुआहदों की 100 साला मुद्दत खत्म हो जाएगी। उसके नतीजे में न सिर्फ तुर्की को अपनी हुदूद में तेल निकालने और अपनाए बासफोर से गुजरने वाले जहाजों पर टैक्स लगाने का इख्तियार मिल जाएगा, बल्कि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा भी सऊदी हुकूमत की बजाय तुर्की के कंट्रोल में आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जिसकी उम्मीद 2023 में की जा रही थी, तुर्की ने वो काम 20 मई 2020 को ही अंजाम दे दिया है। आज का दिन न सिर्फ तुर्की बल्कि उम्मा मुसलमा के लिए तारीखी अहमियत का हामिल है। और दोस्तों, 2010 से तुर्क सदर एर्दोगान ने एक मंसूबा शुरू किया था जिसका मकसद तुर्की को खिलाफत उस्मानिया जैसी मुमलिकत बनाना था। उस मंसूबे को तुर्की और मगरबी ममालिक के माबैन होने वाले 100 साला मुआहदे के साथ मिलाकर देखा जा रहा है। वीडियो की तफसीर में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, खिलाफत उस्मानिया की बहाली के मंसूबे के 2 अहम हिस्से हैं। एक हिस्सा एलानिया है जिसे रजब तैयब एर्दोगान के विजन 2023 का नाम दिया गया है। उसमें तुर्की की मुआशी तरक्की के हवाले से अहदाफ का जिक्र है और उसे 2010 में शुरू किया गया। लेकिन दूसरा गैर एलानिया हिस्सा ज्यादा अहम है जिस पर खामोशी से अमल हो रहा है। जिस हिस्से पर खामोशी से अमल जारी है उसमें हजाज मुकद्दस समेत उन तमाम इलाकों पर तुर्की के असर को बढ़ाना है जहां खिलाफत उस्मानिया किसी न किसी सूरत में बरसरे इक़्तिदार रह चुकी है। दिसंबर 2017 में तुर्की ने बोहिरा अहमर के किनारे वाक़े सूडान के साहिली शहर सवाकन को 99 साला लीज पर हासिल कर लिया था। ये जगह सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा थी। उस्मानी दौर में हाजियों के काफिले यहाँ पहुँचते थे और फिर यहाँ से कश्तियों में समुंदर पार होते जद्दा उतरते थे। उस जमाने में ये तिजारती बंदरगाह भी थी, लेकिन मौजूदा दौर में पोर्ट सूडान के नाम से एक नई बंदरगाह यहाँ से 35 किलोमीटर के फासले पर काम कर रही है। तुर्की ने सूडान से ये साहिली बंदरगाह इस बुनियाद पर लीज पर ली है कि तारीखी शहर की तामीर नौ के बाद उसे सियाहती मुकाम बना दिया जाएगा। ताहम मुआहदे की शराइत में ये बात भी मौजूद है कि तुर्की अपने जंगी जहाज यहाँ रख सकता है और मुस्तकबिल में ये किसी भी किस्म के फौजी ताउन के लिए इस्तेमाल हो सकती है। सऊदी अरब के करीब तुर्की ने ये वाहिद जगह हासिल नहीं की। सवाकन के मुआहदे से 3 माह कबल तुर्की ने सोमालिया में फौजी अड्डा बनाया था। सवाकन बंदरगाह खिलाफत उस्मानिया बहाली का कितना अहम हिस्सा है, इसका अंदाजा तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की सूडान में की गई तकरीर से लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि तस्वर करें कि तुर्की से हाजी यहाँ आते हैं, सवाकन में तारीखी मकामात का दौरा करते हैं और फिर कश्ती में बैठकर जद्दा पहुँचते हैं। सवाकन में ये बंदरगाह यकीनन तुर्की को हजाज मुकद्दस की खोई हुई सरजमीन से करीब तर कर देगी। मुआहदे लोजान के हवाले से एक शिक ये है कि 2023 के बाद तुर्की अपनाए बासफोर से गुजरने वाले बहरी जहाजों से राहदारी टैक्स वसूल करना शुरू कर देगा। पहली जंग अजीम के बाद तुर्की पर पाबंदियां आयद कर दी गई थी कि वो बहरा अस्वद और बहरा एजियन को बहरा मरमर के जरिए मिलाने वाली 2 अबनाओं बासफोस और दरदनियाल में अपनी अफवाज दाखिल नहीं करेगा और न ही यहाँ से गुजरने वाली सिविलियन बहरी जहाजों पर भारी टैक्स वसूल करेगा। लेकिन 2023 से कबल ही तुर्की ने उस शेक पर अमल दरामद का मुकम्मल इंतजाम कर लिया है। पिछले कई बरसों से इस्तांबुल में आबनाए बासफोस के मतवाजी एक और नहर निकालने के मंसूबे जारी हैं। उस नई नहर के चैनल की तकमील की सूरत में इस्तांबुल का यूरोपी हिस्सा जजीरे में तब्दील हो जाएगा। तुर्क हुकूमत ने मंसूबे का जवाब ये पेश किया है कि अबनाए बासफोस पर जहाजों की ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और नई चैनल इस दबाव में कमी लाने में मुआवन साबित होगी। ताहम ये बात भी खुलकर कही जा रही है कि नई समुद्री गुजरगाह पर किसी भी मुआहदे का इत्तलाक नहीं होगा और यहाँ से गुजरने वाले जहाजों से तुर्क हुकूमत अपनी मर्जी का टैक्स वसूल कर सकेगी। दूसरी जानिब अबनाए बासफोर से गुजरने वाले जहाजों पर तुर्क हुकूमत ने नई पाबंदियां लगाना शुरू कर दी हैं। ये पाबंदियां सितंबर 2018 के आगाज में ही लगाई गई हैं, जिनके तहत जहाजों के कप्तान पाबंद होंगे कि वो अबनाए बासफोर्स में दाखिल होने से पहले ही एक तफसीली सेफ्टी लिस्ट जमा करवाए। इसी तरह 300 मीटर से ज्यादा तवील जहाज 10 दिन पहले अपनी आमद की इत्तला देंगे। तुर्क हुकूमत अबनाए बासफोर से गुजरने वाले बहरी ऑयल टैंकर्स के खतरनाक होने का नुक्ता
पहले ही कई बार उठा चुकी है। ऐसे हालात में कहा जा सकता है कि 2023 तक गैर मुल्की जहाजों से भारी टैक्स वसूली की तुर्क तैयारियां मुकम्मल हैं। दोस्तों, अब हम आते हैं तुर्की की मईशत से जुड़े सबसे अहम नुक्ते की जानिब, और वो है तुर्की की जोग्राफियाई हुदूद के अंदर तेल और गैस की तलाश और ड्रिलिंग। इस 100 साला खुफिया मुआहदे की शिक के तहत कहा जाता है कि तुर्की पर यह पाबंदी आयद की गई थी कि वो अपनी हुदूद के अंदर तेल को नहीं निकाल सकता। तुर्की में हर बरस ही अखबारात में खबरें आती हैं कि फलान जगह तेल के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं, लेकिन फिर खामोशी छा जाती है। तेल तलाश करने वाले सरकारी इदारों के माहिरीन ने कई बार बताया कि जब भी कोई वो नई दरियाफ्त करते हैं, उन्हें आला इंतजामिया की तरफ से कहा जाता है कि उस जगह पर निशानी लगाकर उसे सील कर दो, क्योंकि 100 साला मुआहदे की पासदारी ने तुर्की को तेल की ड्रिलिंग से 2023 तक रोक रखा है। अब ताज़ा तरीन पेशरफ्त के तहत तुर्की ने बहरा रूम में तेल की तलाश और ड्रिलिंग के काम के आगाज का ऐलान किया है। यूं 100 साला मुआहदे की वो शिक जिसके तहत तुर्की तेल और गैस की ड्रिलिंग नहीं कर सकता था, आज अमली तौर पर गैर फाल कर दी गई है। रूसी मीडिया के मुताबिक तुर्क हुकूमत ने ऐलान किया है कि तुर्की के किसी हिस्से में भी मौजूद ज़ेरे ज़मीन वसाइल पर तुर्क अवाम का हक है, जिससे किसी सूरत भी ज्यादा देर रूगर्दानी नहीं की जा सकती। तुर्की की तरफ से ये इकदाम में कैसे वक्त में उठाया गया है जब इस्तांबुल में वाक़े आया सूफिया म्यूजियम को मस्जिद में तब्दील करने के बाद अमेरिका और यूरोपीय ममालिक ने सख्त नापसंदीदगी का इजहार करते हुए तुर्की को मुआशी तौर पर मफलूज करने की धमकियां भी दी हैं। यूं अब तेल की ड्रिलिंग के आगाज से ये बात मजीद अयां हो चुकी है कि तुर्की अब खिलाफत उस्मानिया की बहाली का बाकायदा ऐलान करने में देर नहीं लगाएगा, लेकिन उसमें अहम बात यह है कि अगले इकदामात में हजाज मुकद्दस पर कंट्रोल हासिल करना भी है। सऊदी शाही हुकूमत पहले ही खित्ते में तुर्की के बढ़ते हुए असर रसूख बिलखुसूस सकाफती असरात से परेशान है। सऊदी अरब ने तुर्की के ड्रामे अपने टीवी चैनल्स पर नशर करने पर पाबंदी लगा रखी है। दोस्तों, याद है कि तुर्किश ड्रामा अर्तुगरुल को एक बड़े सऊदी नेटवर्क की जानिब से मशरिक वुस्ता में दिखाया जा रहा था। एमबीसी मशरिक वुस्ता का सबसे बड़ा टीवी नेटवर्क है, जिसके तहत सैटेलाइट चैनल्स मुख्तलिफ अरब ममालिक में नशियात पेश कर रहे हैं। तुर्क ड्रामों पर इस पाबंदी की वजह अर्तुगरुल जैसे वो ड्रामे हैं जिनमें सल्तनत उस्मानिया की शान शौकत दिखाई गई है। ये ड्रामा न सिर्फ अरब ममालिक समेत पूरी उम्मत मुसलमान में मकबूल है, बल्कि ये पाकिस्तान में भी मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुका है। रूस ने तुर्की के इस फैसले के बाद सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए इस अमल को तुर्की की बड़ी गलती करार दिया है। रूस के उमूर खारजा के डिप्टी डायरेक्टर ने इस फैसले को बड़ी गलती करार देते हुए इसे मुसलमानों के लिए नुकसानदेह करार दिया है। यूरोपीय यूनियन और यूनान ने इस फैसले को अफसोसनाक करार दिया है और इस इकदाम को महज़ब दुनिया में तुर्की का एक हमला करार दिया। आलमी बरादरी, खास तौर पर यूरोप की तरफ से की जाने वाली तनकीद के बाद तुर्क सदर ने भी अपना सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए इस इकदाम को तुर्की का दाखिली मामला करार दिया है और कहा है कि आलमी बरादरी तुर्की के फैसले का एहतराम करे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान एक टीवी इंटरव्यू में भी ये कह चुके हैं कि ये तुर्की की खुद मुख्तारी का मामला है। दोस्तों, पहली आलमी जंग के बाद जब नौजवान तुर्क कौम परस्तों ने कमाल अतातुर्क की क़यादत में लागर सल्तनत उस्मानिया का बोरिया बिस्तर लपेट कर सेकुलर तर्ज हुकूमत अपनाया तो आया सूफिया को मस्जिद से म्यूजियम में बदला गया था। इमारत के गुंबद, दीवारों और राहदारियों में मजहबी मुसव्वरी के जो शाकार प्लास्टर तले छुपा दिए गए थे, उन्हें बहाल किया गया। म्यूजियम बनाने का मतलब ये था कि अब कोई भी इस इमारत में दाखिल होकर फन तामीर के उस तारीखी शाहकार को सराह सकता है। फिर अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती के इदारे यूनेस्को ने आया सूफिया को मुश्तरका आलमी मिरास में शामिल कर लिया। अब रही मौजूदा बहस के आया सूफिया को दोबारा मस्जिद बनाया जाए या म्यूजियम ही रहने दिया जाए, तो इस बारे में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने गुज़िश्ता बरस अदालत से तब रजू किया जब उनकी जमात को इस्तांबुल के बल्दियाती इंतखाबात में 3 अशरों में पहली मरतबा शिकस्त हुई। मगर रजब तैयब एर्दोगान, जिनका अपना ताल्लुक भी इस्तांबुल शहर से है, अपनी सियासी छाप कमजोर होते नहीं देख पा रहे। उन्हें बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त देने वाले मुखालिफिन का कहना है कि तैयब एर्दोगान की जानिब से आया सूफिया को म्यूजियम से मस्जिद में बहाल करने का मुद्दा मजहबी से ज्यादा सियासी पॉइंट स्कोरिंग है, क्योंकि जब एर्दोगान साहब पूरे 1 अशरे तक इस्तांबुल के मेयर रहे तब भी उन्हें आया सूफिया को म्यूजियम से मस्जिद में बदलने का ख्याल नहीं आया। पिछले 20 वर्ष से उनकी जमात तुर्की पर बिला वक्फा मुसलसल हुक्मरानी कर रही है। इस दौरान भी वो चाहते तो ये काम कर सकते थे, मगर इस जानिब उनका ध्यान तभी गया जब गुज़िश्ता बरस इस्तांबुल सियासी तौर पर हाथ से निकल गया। आया सूफिया की हिस्सियत के बारे में छिड़ने वाली बहस में वक्त के साथ साथ मजीद परतों का इजाफा हुआ है। मसलन बहुत से तुर्क उलमा का कहना है कि एक बार जो इमारत मस्जिद करार पाए उसकी हैसियत नहीं बदली जा सकती, वो हमेशा मस्जिद ही रहेगी। अलबत्ता कुछ स्कॉलर्स ये भी कहते हैं किसी और इबादतगाह को मस्जिद में तब्दील करना दुरुस्त काम नहीं है। अगर आया सूफिया को म्यूजियम के दर्जे से हटाकर दोबारा किसी इबादतगाह में तब्दील करना है तो फिर उसे उसकी ओरिजिनल हैसियत यानी चर्च की शक्ल में बहाल किया जाए।
दोस्तों इस बहस में यूनेस्को की दलील है कि एक बार अगर कोई तारीखी इमारत आलमी असासे की फहरिस्त में शामिल हो जाए तो फिर उसकी शनाख्त और हैसियत को यूनेस्को की रजामंदी के बगैर तब्दील नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों तमाम आलमी प्रेशर के बावजूद रजब तैयब एर्दोगान ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है और एक बार फिर 450 साल के बाद आया सूफिया में अजानें गूंज रही हैं और मुसलमानों के दिल खुशी से बाग बाग हो रहे हैं। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।